दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल टेच हिंदी लर्नर्स में। आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ यूपी टेट कैंडिडेट एग्ज़ाम के इन्वायरमेंट का प्रैक्टिस सेट 11। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज का प्रैक्टिस सेट 11 का पहला क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे आपके सामने पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। पहला क्वेश्चन देखिएगा। पहला क्वेश्चन क्या करा है, अम्लीय वर्षा से ऐतिहासिक इमारतों तथा मूर्तियों का क्षरण होना क्या कहलाता है। तो ऐतिहासिक इमारतों अम्लीय वर्षा के कारण ऐतिहासिक इमारतों तथा मूर्तियों का क्षरण होना क्या कहलाता है, स्टोन लेप्रोसी कहलाता है। क्या कहता है, स्टोन लेप्रोसी कहलाता है। तो अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार जो गैसें हैं वो क्या होती हैं, SO2 होता है और NO2 होता है। क्या होते हैं, अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार गैसें होती हैं। वर्तमान समय में देखा जा रहा है कि अम्लीय वर्षा के कारण ही जो ताजमहल है, ताजमहल का जो कलर है वो क्या हो गया है, पीले कलर का हो गया है। तो किसके कारण हुआ है, अम्लीय वर्षा के कारण ही हुआ है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, पढ़िएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को। महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण क्या है। जो महासागर होते हैं उसमें जल वृद्धि, जो उसका जल स्तर है वो क्या होता है, वृद्धि कर जाता है। तो उसका कारण क्या होता है, ऑप्शन पढ़िएगा। ध्रुवीय प्रदेशों में बर्फ का पिघलना। ऑप्शन सेकंड है अत्यधिक वर्षा के कारण। ऑप्शन थ्री है अम्लीय वर्षा। चौथा है इसमें से कोई नहीं। तो जो महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण क्या होता है, ध्रुवीय प्रदेशों में बर्फ का पिघलना। जब ध्रुवीय प्रदेश होते हैं जहाँ पे बर्फ़ जमे होते हैं, ग्लेशियर होते हैं, वो जब पिघलते हैं मतलब ज़्यादा तापमान बढ़ता है तो जो पिघलते हैं तो उसके आसपास के जो भी तालाब होंगे या तो जो महासागर होंगे या आसपास के जो इलाके होंगे सब में क्या हो जाता है, जल स्तर की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है, और तटीय क्षेत्र जो होते हैं उसमें क्या आ जाता है, बाढ़ की समस्या पैदा हो जाती है। महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण क्या है, ध्रुवीय प्रदेशों में बर्फ़ का पिघलना। बर्फ़ के पिघलने के कारण ही जल स्तर में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कर रहा है, वायु प्रदूषण का कारण क्या है। पढ़िएगा, ऑप्शन इसमें क्या देख कर रखा है। वायु प्रदूषण का कारण क्या है, कीटनाशक, सीवेज, धुआं या ध्वनि विस्तारक। तो जो वायु प्रदूषण का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कारण है वो क्या है, आपका धुएं होते हैं, जिसमें अनेक प्रकार की अवांछनीय गैसें होती हैं जो कि स्वच्छ वायु में मिलकर उसे क्या कर देती हैं, प्रदूषित कर देती हैं। तो जो आपका वायुमंडल दूषित हो जाता है, वायुमंडल दूषित करने वाली कौन कौन सी गैसें होती हैं, वो होती हैं कार्बन डाइऑक्साइड होता है, सल्फर डाइऑक्साइड होता है, मीथेन होता है। ठीक है, ये क्या होती हैं, वायुमंडल को प्रदूषित करने वाली गैसें होती हैं। जो धुआं होता है उसमें क्या होती है, सब मिली होती हैं। ठीक है, इसी के कारण क्या हो जाता है, वायु प्रदूषित हो जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड भी धुएं में पाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, पढ़िएगा। ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है। ध्वनि प्रदूषण जो होता है किस यंत्र की सहायता से मापा जाता है। तो बताइए किस यंत्र की सहायता से ध्वनि प्रदूषण मापा जाएगा। तो इसमें आपके सामने ऑप्शन दे रखा है, फॉन, देसी से, डेसिबल से या डेसीमल से। तो जो आपका ध्वनि प्रदूषण मापने का जो यंत्र होता है वो कौन सा होता है, डेसिमल की सहायता से क्या होता है, ध्वनि प्रदूषण को मापा जाता है। सामान्यतः एक व्यक्ति जो होता है 70 से 80 डेसिमल ये जो ध्वनि होती है उसको बर्दाश्त कर सकता है। कितना, 70 से 80 डेसिमल। अगर इससे ज़्यादा उसको अगर ध्वनि मिल रही है तो उससे सुनने की क्षमता होगी वो डिस्टर्ब हो जाएगी, या मतलब वो सही से सुन नहीं सकता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो क्या होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड, डेसिबल से ध्वनि प्रदूषण को मापा जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कर रहा है, पढ़िएगा। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषण का एक उदाहरण है। ठीक है, क्या कह रहा है कि वायु प्रदूषण का एक उदाहरण है, क्या है, ऑप्शन पढ़िएगा। धुआं और कुहासा, वाहनों से निकलने वाली गैसें, जलती हुई लकड़ी या चारकोल से निकलने वाली गैस, उपरोक्त सभी। तो जो वायु प्रदूषण के कारण होते हैं, धुआं हुआ, कुहासा हुआ, वाहनों से निकलने वाली गैसें, जलती हुई लकड़ी या चारकोल से निकलने वाले धुएं, सभी क्या होते हैं, वह स्वच्छ वायु में जाकर उसे क्या कर देते हैं, प्रदूषित कर देते हैं। तो जो इसका राइट आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 होगा। उपरोक्त सभी क्या होते हैं, वायु प्रदूषण के कारण होते हैं। इन्हीं सब के कारण क्या होता है, वायु प्रदूषण होता है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, पढ़िएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक गैस ग्रीन हाउस गैस है।
ठीक है। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है। जैसे कि आपको पता होगा कि जो ग्रीन हाउस गैसें होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। ग्रीन हाउस गैसें आपकी CH4, CO2, CFC, NO2, ये सब क्या होती हैं, ग्रीन हाउस गैसें होती हैं। ठीक है। तो और SO2, ये सब क्या होती हैं, ग्रीन हाउस गैसें होती हैं। तो इसमें से आप देख रहे होंगे कि जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो क्या कर रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड, सेकंड क्या है, ऑक्सीजन है, थर्ड क्या है, आर्गन है, फोर्थ क्या है, मीथेन है। तो जो आपका इसमें से ग्रीन हाउस गैस है वो कौन सी गैस है आपकी, ग्रीन हाउस गैस आपका सल्फर डाइऑक्साइड, जो क्या है आपकी ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है पढ़िएगा, गैसीय अपशिष्ट हैं। गैसीय अपशिष्ट इसमें से कौन कौन से होते हैं, ऑप्शन पढ़िएगा। गैसीय अपशिष्ट का ऑप्शन कौन सा है इसमें से, सब्जी एवं फलों के छिलके, घरों की नालियों का गंदा पानी, खेत खलिहानों से निकलने वाला कचरा, लकड़ी कोयले से जलने वाला धुआं। तो जो गैसीय अपशिष्ट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, गैसीय अपशिष्ट वे पदार्थ होते हैं जो किसी अन्य पदार्थ के अपशिष्ट होते हैं। जैसे लकड़ी या कोयला के जलने से जो धुआं निकलता है वो क्या होता है, गैसीय अपशिष्ट होता है। तो जो गैसीय अपशिष्ट है कौन कौन से होते हैं आपके, लकड़ी या कोयले के जलने से धुआं हुआ या किसी पदार्थ को जलाने से जो भी धुआं निकलता है वो क्या कहलाता है आपका, गैसीय अपशिष्ट कहलाता है। ठीक है। तो सब्जी एवं फलों के छिलके क्या होते हैं, वो मृदा प्रदूषण करते हैं। क्या होता है, इससे मृदा प्रदूषण होता है, मृदा प्रदूषण। और खेत खलिहानों से निकलने वाला कचरा, ये भी क्या होता है, मृदा प्रदूषण होता है। और घरों की नालियों से गंदा पानी जो होता है वो क्या करता है, जल प्रदूषण का कार्य करता है। इससे क्या होता है, जल प्रदूषण फैलता है या जल प्रदूषण होता है। ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है पढ़िएगा, वर्ष 1984 में, वर्ष 1984 में एक घटना घटित होती है, भोपाल गैस घटना। भोपाल गैस घटना कब घटित होती है अगर पूछता है तो कब घटित होती है, 1984 में। और किस गैस के रिसाव के कारण घटित होती है, और कौन सी गैस था, मेथाइल आइसोसाइनेट के कारण घटित होती है। ठीक है। मेथाइल आइसोसाइनेट के कारण ये घटना घटित होती है। यह एक हानिकारक गैस है। ठीक है। क्या है, एक प्रकार की हानिकारक गैस होती है जिसका उपयोग कार्बाइड कारखाने में कीटनाशक रसायन के निर्माण में किया जाता है। ठीक है। गैस रिसाव जब हुआ था भोपाल में, गैस रिसाव घटना जब हुई थी उस समय लगभग 2500 लोग, कितने लोग, 2500 लोग मरे थे और बहुत सारे लोग घायल भी हो गए थे। ठीक है। तो जो इसका राइट आंसर होगा, वर्ष 1984 की भोपाल गैस घटना निम्नलिखित में किस गैस के रिसाव के कारण घटित हुई थी, वो घटित हुई थी मेथाइल आइसोसाइनेट के कारण घटित हुई थी। ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सर्वोच्च पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार है। ठीक है। इसमें से कौन सा विश्व का पर्यावरण के लिए सर्वोच्च संरक्षण पुरस्कार है। ठीक है। कौन सा दिया गया है, ऑप्शन पढ़िएगा। गोल्डन बियर पुरस्कार, गोल्डन पांडा पुरस्कार, गोल्डन ग्लोब पुरस्कार या गोल्डन पम्प्स पुरस्कार। तो जो इसमें से आपका राइट आंसर होगा क्या होगा, गोल्डन पांडा। कौन सा पुरस्कार है, गोल्डन पांडा जो पुरस्कार होता है विश्व का सर्वोच्च पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार होता है, जो किसके लिए, पर्यावरण के लिए दिया जाता है। इसे क्या कहते हैं, इस गोल्डन पांडा को ऑस्कर अवार्ड भी, ग्रीन ऑस्कर अवार्ड के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से, ग्रीन ऑस्कर, ग्रीन ऑस्कर अवार्ड के नाम से भी इसको जाना जाता है। किसको, गोल्डन पांडा को, जो विश्व का सर्वोच्च पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार पर्यावरण के संरक्षण के लिए दिया जाता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है पढ़िएगा, कह रहा है चिपको आंदोलन के जनक गौरा देवी द्वारा चिपको आंदोलन किस गांव में प्रारंभ किया गया था। चिपको आंदोलन क्या था, आपको पता होगा कि चिपको आंदोलन जो उत्तराखंड है उसके रैड़ी गांव से स्टार्ट हुआ था। जो किस लिए स्टार्ट हुआ था, उस समय पेड़ों की रक्षा के लिए ये आंदोलन चला गया था। ठीक है। चिपको आंदोलन चला गया था कहाँ से, उत्तराखंड से चला गया था। और उस जनक गौरा देवी द्वारा चिपको आंदोलन किस गांव से प्रारंभ हुआ था, वो किस गांव से प्रारंभ हुआ था, रैड़ी गांव से प्रारंभ किया गया था। ये आंदोलन कब प्रारंभ होता है, 26 मार्च 1974 को। कब होता है, 26 मार्च 1974 को
स्टार्ट होता है। ठीक है, चिपको आंदोलन के जनक गौरा देवी द्वारा चिपको आंदोलन किस गांव से प्रारंभ किया जाता है? तो रेडी गांव से प्रारंभ किया जाता है। तो किस सन में किया जाता है? 1974 में किया था और डेट क्या था? 26 मार्च था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है पढ़िएगा। रेड डेटा बुक में सम्मिलित है। रेड डेटा बुक होती है जो किसके द्वारा जारी किया जाता है? IUCN द्वारा। रेड डेटा बुक IUCN द्वारा जारी किया जाता है। इसमें क्या होता है कि किसके बारे में इसमें दिया गया होता है? ऑप्शन पढ़िएगा। विलुप्त हो रहे जीव, सुवेध्य जीव या आपत्तिग्रस्त जीव, सभी। तो जो इसमें विलुप्त हो रहे जीव या सुवेध्य जीव या आपत्तिग्रस्त जीव हैं वो सभी का रिकॉर्ड किस में रखा जाता है? रेड डेटा बुक में, जो किसके द्वारा जारी किया जाता है? IUCN द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसके द्वारा इसको जारी किया जाता है। ठीक है, तो जो सबका रिकॉर्ड रखता है कि इसका जो जीव विलुप्त हो रहे हैं या जो जीव आपत्तिग्रस्त हैं सबके बारे में रिकॉर्ड किस में रखा जाता है? रेड डेटा बुक में रखा जाता है, जो किसके द्वारा जारी किया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय संस्था IUCN द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? माउंट एवरेस्ट का एक भाग, माउंट एवरेस्ट जो है उसका एक भाग कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन पढ़िएगा। म्यांमार, भारत, तिब्बत, नेपाल। तो जो माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में, नेपाल जो माउंट एवरेस्ट है इसको क्या कहते हैं? नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? नेपाल में इसे क्या कहते हैं? सागर माथा कहते हैं। सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। इसकी ऊंचाई कितना है? 8,848 किलोमीटर। कितना है? 8,848 किलोमीटर है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि अब माउंट एवरेस्ट का एक भाग कहाँ पे स्थित है? नेपाल में स्थित है। और नेपाल में इसको क्या कहते हैं? सागर माथा के नाम से जाना जाता है। इसकी ऊंचाई कितना है? 8,848 किलोमीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है पढ़िएगा। किस मृदा में जल धारण क्षमता अधिक होती है? कौन सी मृदा ऐसी होती है जिसमें जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है? ठीक है, ऑप्शन पढ़िएगा। क्या कर रहा है ऑप्शन में? ऑप्शन में कर रहा है, हाँ यहाँ पे पढ़िएगा ऑप्शन। ऑप्शन में कह रहा है कि दोमट, बलुई, चिकनी या बारीक बालू मिट्टी। तो किस मृदा में जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है? तो कौन सी मृदा होती है जिसमें जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है? वो चिकनी मिट्टी होती है। चिकनी मिट्टी में क्या होता है? जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है, जो कहाँ पाई जाती है? नदियों के किनारे पाई जाती है। ठीक है, तो किस मृदा में जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है? तो चिकनी मिट्टी में जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है, जो कहाँ पाई जाती है? नदियों के किनारे पाई जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है? इसमें से कौन सी एक फसल है जो बायोडीजल की फसल है, जिसकी सहायता से गाड़ी या मोटर गाड़ी को चलाया जाता है? ठीक है, तो पढ़िएगा बायोडीजल की फसल इसमें से कौन सी है? कपास, जेट्रोफा, गन्ना, आलू। तो जो इसमें से बायोडीजल की फसल है वो कौन सी है आपकी फसल है? जेट्रोफा क्या है? बायोडीजल की फसल होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है? इसके बीजों से 20 से 30% तक तेल निकाला जाता है। कितने परसेंट तक? 20 से 30% तक तेल निकाला जाता है और इस तेल की सहायता से कार आदि चलाए जाते हैं। इसे ही बायोडीजल पौधा भी कहा जाता है। किसको? जेट्रोफा को क्या कहते हैं? बायोडीजल पौधा भी कहते हैं। ठीक है, जेट्रोफा क्या कहलाता है? बायोडीजल पौधा भी कहलाता है। ठीक है, जो अवशेष बचता है और जो जलाने के बाद, डीजल बनाने के बाद जो भी अवशेष बच जाता है उससे क्या किया जाता है? बिजली उत्पन्न की जाती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जेट्रोफा होगा। क्या होगा? जेट्रोफा। निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है? तो जेट्रोफा बायोडीजल फसल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? हरी खाद से तात्पर्य है, हरी खाद जो होता है उससे कौन सी खाद ऐसी होती है जिसे किस नाम से जाना जाता है? हरी खाद के नाम से जाना जाता है।
हरी खाद क्या होता है? फसलों में कृमि नाशक डालना, लेगुमिनस पौधों की हरी फसल उगाना, मिट्टी में अपघटित कार्बनिक पदार्थ मिलाना, फसलों में ताज़ा बने पेस्टिसाइड डालना। हाँ, तो पढ़िएगा क्वेश्चन नंबर 15 क्या करा है, पढ़िएगा यहाँ पे 15 क्वेश्चन करा है। हरी खाद से तात्पर्य क्या है? हरी खाद कौन सी खाद को हरी खाद कहते हैं? फसलों में कृमि नाशन डालना, लेगुमिनेस पौधों की हरी फसल उगाना, मिट्टी में अपघटित कार्बनिक पदार्थ मिलाना, फसलों में ताज़ा बने पेस्टिसाइड डालना। तो हरी खाद से तात्पर्य है कि ऐसे पौधे क्या होते हैं, ऐसे तात्पर्य है कि लेगुमिनस पौधों की हरी फसल उगाना। इसमें क्या होता है कि इसकी खेती की जाती है, मिट्टी में इसको उगाया जाता है, फिर क्या होता है इसको उसे सीधे सीधे काट दिया जाता है और उसको क्या किया जाता है कि मिट्टी के नीचे दबा दिया जाता है। इससे क्या होता है, हरी खाद तैयार हो जाती है जो कि भूमि को अधिक उपजाऊ बना देती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है, पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है कि 71% पृथ्वी का तल ढका हुआ है। पृथ्वी का जो 71% हिस्सा है वो किस चीज़ से ढका हुआ है? तो इसमें से ऑप्शन आपको दे रखा है, ऑप्शन पढ़िएगा। कह रहा है कि भूमि से, हवा से, जल से या कोयला से। तो जो आपका 71% भाग है वो किससे ढका हुआ है? वो जल से ढका हुआ भाग कितना है आपका? और 71% है। बाकी जो 29% है वो किससे ढका हुआ है? 29% भाग जो है वो भूमि से ढका हुआ है। ठीक है, तो जो 71% पृथ्वी का तल ढका हुआ है वो किससे ढका हुआ है? जल से ढका हुआ है। और 29% भाग किससे ढका हुआ है? भूमि से ढका हुआ है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, भारत में किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है? भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है? ऑप्शन पढ़िएगा, ऑप्शन में क्या दे रखा है? मेघालय, राजस्थान, उत्तराखंड, केरल। तो भारत पे जो राज्य हैं जहाँ पे सबसे अधिक मात्रा में वर्षा होती है वो क्या है? आप मेघालय है। मेघालय में सबसे अधिक मात्रा में वर्षा होती है। मेघालय के कहाँ पे? मौसिन राम स्थान है, मौसिन राम स्थान में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। कहाँ पे? मौसिन राम स्थान है मेघालय में जहाँ पे सबसे अधिक मात्रा में वर्षा होती है। और जो स्थान है देखने में बहुत ही सुंदर और अत्यधिक वर्षा के कारण ज़्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा, भारत में किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो मेघालय के मौसिन राम में सबसे ज़्यादा मात्रा में वर्षा होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, पढ़िएगा। अधिकतर पेड़ पौधे पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा मात्रा में। क्वेश्चन मतलब है कि कह रहा है कि सबसे ज़्यादा पेड़ पौधे कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन पढ़िएगा, स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल या प्रकाश मंडल में। तो सबसे ज़्यादा मात्रा में पेड़ पौधे कहाँ पे पाए जाते हैं? स्थल मंडल पे पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो स्थल मंडल होता है, स्थल मंडल में पेड़ पौधे के लिए सारी जो खाद्य मटेरियल्स होते हैं, जो उसके लिए चाहिए, वातावरण चाहिए, सारे यहाँ पे आपको स्थल मंडल में सब चीज़ें मिल जाती हैं। इसी कारण क्या होता है, स्थल मंडल में अधिक मात्रा में पेड़ पौधे पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें, पढ़िएगा। वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की प्रतिशत मात्रा होती है। जो आपका वायुमंडल है, वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसें पाई जाती हैं। उसमें से जो नाइट्रोजन गैस है, उस नाइट्रोजन गैस की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो जो वायुमंडल में विभिन्न गैसों का, हमारा वायुमंडल जो होता है विभिन्न गैसों से मिलकर बना होता है। तो वायुमंडल में जो नाइट्रोजन गैस होती है उसकी प्रतिशत मात्रा कितना होती है? 78.09% होती है। कितना होता है? 78.09% किसकी मात्रा होती है? नाइट्रोजन की मात्रा होती है। और 21% किसकी मात्रा होती है? 21% जो होता है क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। क्या होता है? ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? 21%। तो जो इसका राइट आंसर होगा क्या होगा, वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? 78.09 होता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, वायुमंडलीय दाब नापने में किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो वायुमंडलीय दाब मापने में किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन पढ़िए क्या दे रखा है। ऑप्शन में दे रखा है बैरोमीटर दिया है, थर्मामीटर दे रखा है, सिस्मोग्राफ और
हाइग्रोमीटर। तो जो वायु दाब नापने के लिए प्रयोग किए जाते हैं वो कौन से यंत्र होते हैं? बैरोमीटर होता है, जिसकी सहायता से क्या करते हैं? वायु दाब मापते हैं। वायु दाब मापने के लिए बैरोमीटर जो होता है, बैरोमीटर में पारा प्रयोग किया जाता है। अगर बैरोमीटर में पारा जो होता है अचानक से नीचे की तरफ गिर जाता है तो इसका मतलब होता है कि आंधी युक्त मौसम का संकेत होता है। कि इसका मतलब है कि आंधी वाला मौसम हुआ है। ठीक है, चलिए इसमें आगे क्या कर रहा है कि इसे पढ़िए। यहाँ पे क्या दे रखा है आपका, और ढेर सारे दिए हैं। थर्मामीटर जो होता है, थर्मामीटर का यूज किस लिए करते हैं? थर्मामीटर जो होता है मनुष्य का या मानव शरीर का तापमान मापने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, और हाइग्रोमीटर जो होता है, हाइग्रोमीटर वायुमंडल की आर्द्रता मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। सिस्मोग्राफ जो होता है क्या होता है? भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किसका यूज करते हैं? सिस्मोग्राफ का यूज करते हैं। ठीक है, थैंक यू। अगर आपको मेरा क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, थैंक यू।